सभी भाइयों को नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। जो मुख्य सेविका का मॉक टेस्ट चल रहा है उसका हम लोग आज दूसरा मॉक टेस्ट करने वाले हैं। देखिए, कोर्स तो हम लोग 100% कंप्लीट कर चुके हैं। अभी एग्जाम्स का डेट वगैरह नहीं आया है। आप लोग रिवीजन करते रहिए, थोड़ा थोड़ा जो है टेस्ट भी देते रहिए और रिवीजन बार बार करिए, जाके प्लेलिस्ट में जाके देखते रहिए। मॉक टेस्ट जो होता है उसको करते रहिए। एक बात और है, घबराना नहीं है, एग्ज़ाम्स तो होगा ही होगा, लेकिन थोड़ा सा ऐसा सिस्टम है कि बड़ा मन दुखी हो जाता है। हम लोग तैयारी करते हैं और जब एग्ज़ाम का टाइम नहीं आता है तो बहुत ही मतलब कि दुख होता है कि बताइए हमारी मेहनत जो है हम कर रहे हैं और उसका जो है कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है। तो घबराइए नहीं, ये यहाँ की ऐसी परंपरा ही है, ठीक है। और आप लोग लगे रहिए, हम तो यही कहेंगे, कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती। ये वाला कविता आप लोग पढ़े होंगे और बहुत ही बेहतरीन कविता है, जीवन में यही काम आता है। बाकी चीज़ें तो कुछ नहीं है, कोशिश करते रहिए ऑल टाइम। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आज का कि भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा LGBT से संबंधित है। ठीक है, LGBT। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा LGBT से संबंधित है? तो देख लेते हैं इसका 374 धारा, 377 धारा या 486 धारा या 498 वाली धारा। तो पहले का उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि 377वीं धारा जो है LGBT से संबंधित है भारतीय दंड संहिता की। तो कुछ एग्जाम की पॉइंट देख लेते हैं जो कि जरूरी है। LGBT का फुल फॉर्म है लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर। ठीक है, लेस्बियन का मतलब होता है कि अगर लड़की लड़की आपस में संबंध बना रहे तो। गे का मतलब है कि लड़का लड़के से संबंध बना रहा है। बाइसेक्सुअल मतलब कि कोई लड़की है वो लड़का से संबंध बना रही है, लड़की से भी संबंध बना रही है, या लड़का है लड़की से भी बना रहा है और लड़के से भी बना रहा है। एंड ट्रांसजेंडर का मतलब होता है, ट्रांसजेंडर मतलब जानते ही हैं, तो इसको बताने की जो कोई ज़रूरत नहीं है। तो लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर जो है LGBT का फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। भारत में समलैंगिक संबंधों को अपराध करार दिया गया है था। भारत में समलैंगिक संबंधों को अपराध करार दिया गया था। समलैंगिक मतलब कि जो एक ही लिंग के जो अगर संबंध बनाते हैं तो इसको जो है क्या करार दिया गया था, अपराध करार दिया गया था। लेकिन 6 सितंबर 2018 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 377 को क्या कर दिया, असंवैधानिक घोषित करके समलैंगिकता को क्या कर दिया, अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है। ठीक है, तो अब जो है धारा 377 जो है असंवैधानिक घोषित हो गया है और उसको जो है बाहर कर दिया गया कि अगर समलैंगिक आपस में संबंध बनाते हैं तो क्या है, वो अब कोई अपराध नहीं है। तो LGBT कानून जो है धारा 377 से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन संख्या 2 पे आते हैं। अस्पृश्यता की संबंध संविधान की किस अनुच्छेद से? ध्यान रखिएगा, इस संविधान के अनुच्छेद से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अस्पृश्यता मतलब होता है छुआछूत। क्या होता है? छुआछूत। ठीक है, निम्न जाति को जो है समाज में पहले या अभी भी थोड़ा बहुत है कहीं ना कहीं, क्या किस दृष्टि से देखते थे? छुआछूत की दृष्टि से देखते थे कि मतलब इनके पास नहीं बैठेंगे, इनको पास बैठने नहीं देंगे, इनके छुआ हुआ खाएंगे नहीं, इस सब चीज़ थी। ठीक है, अनुच्छेद 15 में है, अनुच्छेद 16 में है, अनुच्छेद 17 में है, अनुच्छेद 18 में है। तो दूसरे का उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत। एग्जाम की पॉइंट देख लेते हैं। देखिए, पहले अनुच्छेद 15 को पढ़ लेते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 15 में क्या दिया है। धर्म, नस्ल, जाति और लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करना। धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव जो होते हैं उसको क्या करना, रोकना। अनुच्छेद 15 में है। अनुच्छेद 16 में क्या है कि राज्य के अधीन यानी कि गवर्नमेंट के अधीन किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए क्या होना, समान अवसर होना। कोई भी सरकार की वैकेंसी निकलती है, रिक्रूटमेंट निकलता है, तो उसमें जो है सभी नागरिकों को क्या होना, समान अधिकार है, समान कि आप जो है अपने टैलेंट का प्रदर्शन करिए और आप नौकरी ले लीजिए। ठीक है, अनुच्छेद 17 में क्या है, अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है, मतलब छुआछूत अब नहीं रहेगा। किसी भी रूप में इसका अभ्यास जो है प्रतिबंधित है। किसी भी रूप में आप इसको करते हैं तो वह प्रतिबंधित है। यही जो है प्रश्न का हमारा प्रश्न पूछा गया था हमारे उसमें क्वेश्चन में। अनुच्छेद 18 क्या है, शिक्षकों के विकास के बारे में बात करता है। ठीक है, शिक्षकों के बारे में बात करता है, विकास नहीं होगा यहाँ पे। शिक्षकों के बारे में बात करता है, मतलब कि जो भी टाइटल्स वगैरह हैं उनको जो है
प्रतिबंधित नहीं किया गया, आप टाइटल्स लगा सकते हैं, ठीक है। और मतलब कोई भी टाइटल्स लगा सकते हैं, किसी भी जाति के हैं तो उसको जो है प्रतिबंधित नहीं किया गया है, उसके बारे में इसमें बात की गई है। क्वेश्चन संख्या 3 पे आते हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना किस वर्ष शुरू हुई है? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना जो है किस वर्ष शुरू हुई? 1999 में, 2000 में, या 2004 में, या 2006 में? तो तीसरे का उत्तर है वो हो जाएगा सी, यानी कि 2004 में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना शुरू किया गया था। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसकी शुरुआत 2004 में हुई थी। इस कार्यक्रम के में गांव के जो एससी के बच्चे हैं, यानी शेड्यूल कास्ट के बच्चे हैं, एसटी यानी कि शेड्यूल ट्राइब के बच्चे हैं, ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड कास्ट के बच्चे हैं, अल्पसंख्यक यानी कि माइनॉरिटी जो है जैसे मुस्लिम वगैरह है, ठीक है, गरीबी रेखा से नीचे की लड़कियों को शिक्षा दी जाती है। और गरीबी रेखा से जो भी लड़कियां हैं इनको शिक्षा दी जाती है, मतलब कि जो पिछड़े लोग हैं, जो समाज से कटे हुए लोग हैं, उनकी बच्चियों को जो है इसमें शिक्षा दी जाती है। क्वेश्चन संख्या 4 पे आते हैं। थायरॉक्सिन की कमी से कौन सा रोग होता है? जो थायरॉक्सिन है उसकी कमी से कौन सा रोग होता है? गंडमाला होता है, सूखा रोग होता है, हाइपोथायराइडिज्म होता है, या अति ग्रंथिका होती है, ठीक है। तो चौथे का उत्तर हो जाएगा, उसका हो जाएगा सी, ठीक है, हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है। तो थायरॉक्सिन की कमी से कौन सा रोग होता है? वो हाइपोथायराइडिज्म होता है। इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। देखिए, ऐसी स्थिति जिसमें थायराइड ग्रंथि पर्याप्त थायराइड हार्मोन का उत्पादन नहीं कर पाती है, ठीक है, ये ऐसी स्थिति है इसको जिसमें जो है थायराइड ग्रंथि क्या करती है? पर्याप्त थायराइड हार्मोन की उत्पादन नहीं कर पाती है, वह हाइपोथायराइडिज्म कहलाता है, ठीक है। ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसमें क्या होता है कि देखिए, जब थायराइड ग्रंथि पर्याप्त मात्रा में थायराइड हार्मोन को नहीं निकाल पाएगी तो हृदय की गति में, शरीर के तापमान में और चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म में सभी पहलुओं में क्या होती है, जैसी चीज़ों क्या होती है, बाधित होती हैं, मतलब कि इनमें समस्या क्रिएट होता है, दिक्कतें क्रिएट होती हैं। हाइपोथायराइडिज्म ज़्यादातर जो है वृद्ध महिलाओं में प्रचलित है। हाइपोथायराइडिज्म किस में प्रचलित है? ज़्यादातर वृद्ध महिलाओं में प्रचलित है, ये मतलब कि ज़्यादातर देखने को मिलता है। क्वेश्चन संख्या 5 को में आते हैं। हीमोफीलिया एक प्रकार की बीमारी है, पोषण से की कमी से कारण होता है, अनुवांशिक रोग होता है, या पेट से संबंधित रोग होता है? तो हीमोफीलिया जो रोग होता है वो रोग होता है बी, यानी कि अनुवांशिक रोग है, ठीक है, यानी कि माँ बाप से, दादा दादी से, नाना नानी से मिलता है ये रोग, ये जो है जो भी रोग है, ठीक है। इसकी वहाँ की महिलाएं होती हैं और होता पुरुषों को है, ये भी ध्यान रखना है, मैक्सिमम केस में देखा गया है। एग्जाम की पॉइंट देख लेते हैं। एक विकार जिसमें रक्त सामान्य रूप से नहीं जमता है, अगर कहीं बॉडी कट गई है तो जो है हीमोफीलिया में जल्दी रुकता नहीं है ब्लड, ठीक है, और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है। इसके कारण जो है चोट के क्षतिग्रस्त होने से बाद जो है अत्यधिक रक्तस्राव होता है, ठीक है। जो थर्मोप्लास्टिन होता है वो इस ब्लड में नहीं होता है, जिसके कारण जो है ब्लड जल्दी से नहीं जम पाता है, रक्त नहीं जम पाता है, और क्या होता है, अत्यधिक रक्तस्राव होता है। क्वेश्चन संख्या 6 पे आते हैं। समान जनसंख्या घनत्व दर्शाने वाली रेखा, ठीक है, समान जनसंख्या घनत्व दर्शाने वाली रेखा कहलाती है आइसोबार कहलाती है, आइसोपाइकनिक कहलाती है, आइसोलाइन कहलाती है, आइसोथर्म कहलाता है? तो जो 6वां है उसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि आइसोपाइकनिक कहलाती है। मान समान जनसंख्या का मतलब है, मान लीजिए कि ये कोई बस्ती है, एक यहाँ की बस्ती है, यहाँ की एक बस्ती है, तीनों की जो है मान लीजिए कि जनसंख्या लगभग समान है, तो ये जो लाइन जाएगी लगभग सीधी जाएगी, तो इसको कहेंगे आइसोपाइकनिक लाइन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 7 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गर्भावस्था का पता लगाने के लिए हार्मोनल टेस्ट है? निम्नलिखित में से कौन सा गर्भावस्था को पता लगाने के लिए हार्मोनल टेस्ट है? FSH है, प्रोजेस्टेरॉन है, HCG है, या LH है, ठीक है। तो 7वें का उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि जो HCG टेस्ट है वो एक हार्मोनल टेस्ट है जो गर्भावस्था को पता लगाता है। ध्यान रखिएगा, ये यूरिन में भी होता है, मतलब पेशाब में भी होता है, और ब्लड में भी होता है। HCG का पहले फुल फॉर्म जानिए, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ठीक है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। HCG परीक्षण जो है रक्त में HCG के विशिष्ट स्तर को मापता है। अगर उसमें एक स्तर होता है उतना है तो क्या हो जाएगा, वो गर्भवती होगी, अभी बताएंगे। HCG गर्भावस्था के दौरान शरीर में बनने वाला एक हार्मोन है। अगर कोई महिला गर्भवती है तो जो है उसके शरीर में HCG हार्मोन बनने लगता है। उसी हार्मोन को मेजर करने को ही HCG टेस्ट भी कहते हैं। यदि HCG यही है परीक्षण का सकारात्मक है तो
गर्भवती है। और HCG परीक्षण जो है अगर ब्लड में मिलता है या यूरिन में मिलता है तो क्या है, वो महिला गर्भवती है। अगर नकारात्मक है तो वह जो है गर्भवती नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 8 पे आते हैं। डिलीवरी के बाद प्लेसेंटा बाहर आ जाना चाहिए। कितने देर बाद जो है डिलीवरी के प्लेसेंटा बाहर आ जाना चाहिए? 10 मिनट बाद, 30 मिनट बाद, 45 मिनट बाद या 60 मिनट बाद? तो 8वें का उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि 30 मिनट बाद जो है प्लेसेंटा क्या होना चाहिए, बाहर आ जाना चाहिए। ठीक है, देखिए प्लेसेंटा क्या होता है। प्लेसेंटा जो है, मान लीजिए कि ये माँ का पेट है, ये माँ का पेट है, ठीक है, ये माँ का पेट है। पेट के अंदर जो ये गर्भ है, गर्भ के अंदर जो प्लेसेंटा होता है, ये जुड़ा होता है इस बच्चे के साथ। और इसी के अंदर एक प्लास्टिक वो थैली होती है, ठीक है, उस थैली में बच्चा होता है। अब क्या करता है कि जो ये प्लेसेंटा होता है उस बच्चे को ऑक्सीजन पहुंचाता है, पोषण पहुंचाता है, सब कुछ पहुंचाता है, ध्यान रखिएगा। और वही जो जब बच्चा डिलीवर हो जाता है उसके बाद यही जो प्लेसेंटा जो है धीरे धीरे क्या होता है, बाहर आता है। तो 30 मिनट के बाद जो है बाहर आ जाना चाहिए, नहीं तो समस्या क्रिएट होती है, मतलब कि कृत्रिम रूप से उसको निकालना पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो एग्जाम की पॉइंट क्या है, प्रसव के 30 मिनट बाद जो है प्लेसेंटा बाहर आ जाना चाहिए। प्लेसेंटा भ्रूण की रक्षा करता है और उसे पोषण प्रदान करता है। प्लेसेंटा क्या करता है, भ्रूण की क्या करता है, रक्षा करता है और उसे पोषण भी प्रदान करता है। प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। मानव के कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? मानव में कितने जोड़े, ध्यान रखिएगा, पेयर्स की बात कर रहा है, पेयर्स की, ठीक है, पेयर्स यानी कि जोड़े की बात कर रहा है। 22 होते हैं, 23 होते हैं, 24 होते हैं, 46 होते हैं। 9वां है उसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि 23 जोड़े जो है गुणसूत्र यानी कि क्रोमोजोम होते हैं। देखिए कुछ एग्जाम की पॉइंट देख लेते हैं। देखिए एग्जाम की पॉइंट मैं इसलिए रखा हूँ कि इससे जो है कम से कम जो है आप जब पढ़ते हैं तो 3 से 4 क्वेश्चन यहीं से बन जा रहे हैं। ठीक है, वो 10 क्वेश्चन तो ऐसे ही है, हर एग्जाम की पॉइंट से आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिल जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल बहुत ही ज़रूरी है। उसको जो है अवॉइड मत करिएगा। अवॉइड इसलिए नहीं क्योंकि जो भी मैं रखता हूँ वो बहुत ध्यान से रखता हूँ कि ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं कि नहीं पूछे गए हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कुल गुणसूत्रों की संख्या जो है 23 जोड़े हैं, और संख्या की है तो 23 दूनी का 23 में 2 से गुणा कर दीजिए तो 46 हो जाएंगे। ठीक है, स्त्री और पुरुषों में 22 जोड़े क्या होते हैं, समान होते हैं, एक जैसे होते हैं। स्त्री और पुरुष दोनों में 22 जोड़े जो है एक जैसे होते हैं। लेकिन जो 23वां क्रोमोसोम होता है वो क्या होता है, अलग होता है। जो महिलाओं में क्या होता है, XX होता है, और पुरुषों में क्या होता है, XY होता है। अब देखिए यहाँ से, जब देखिए महिला का कोई जिम्मेदारी नहीं होती है कि लड़का होगा कि लड़की होगा। ठीक है, पूरी जिम्मेदारी किसकी है, पुरुष की है कि महिला को लड़की हो रहा है कि लड़का हो रहा है। ठीक है, अब इसको समझिए क्यों, क्योंकि देखिए अगर x यहाँ इनका तो सिर्फ x ही x है महिला का, और x और x मिल गया, पुरुष का भी x मिल गया, तो क्या बन जाएगा, ये जो है लड़की पैदा हो जाएगी। और पुरुष का y और इसका x मिल गया तो क्या हो जाएगा, ये लड़का हो जाएगा। तो कहने का मतलब समझिए कि पूरी जिम्मेदारी किसकी है, लड़का और लड़की पैदा होने का पुरुषों का है। पहले के ज़माने में, अब तो थोड़ा सा बहुत कम हो गया है, लड़की पैदा होना एक गुनाह मानते थे लोग, और उसमें जो है महिलाओं को प्रताड़ित करते थे, क्योंकि वो जानते ही नहीं थे कि जिम्मेदारी किसकी है। पूरा जो है कारण कौन है, पुरुष है, लड़की होगा कि लड़का होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 10 पे आते हैं। नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? नवजात शिशु जो होता है कि उसमें कितनी हड्डियां होती हैं? 207 होती हैं, 206 होती हैं, 270 या 300 होती हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि 300 होती है। ठीक है, देखिए जो नवजात शिशु की हड्डियां होती हैं वो कितनी होती हैं, उनकी संख्या 30 होती है। 13 से 14 साल आते आते जो है इनकी इस उम्र में रखा होता है 250 हड्डियां हो जाती हैं। 18 वर्ष यानी कि उससे अधिक, 18 वर्ष मतलब परिपक्वता तक, ध्यान रखिएगा, परिपक्वता तक हड्डियां कितनी होती है, 206 होती है। इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है कि समय समय पर जो है बच्चे में कैल्शियम जैसे जैसे बढ़ता जाता है, हड्डियाँ जो छोटी छोटी होती हैं वो जुड़ जाती हैं, और उनकी संख्या क्या होती जाती है, कम होती जाती है। हड्डियाँ जो है जुड़ती जाती हैं, उनकी संख्या क्या होती जाती है, कम होती जाती है। देखिए 300 से कितनी हो गई, 206 हो गई हड्डियाँ। ठीक है, तो ये समय समय पर होता रहता है। एक और बात है कि अलग अलग हड्डियों का जो है कठोरता अलग अलग होता है। जांघ की हड्डी की कठोरता अलग होगा, जबड़े की हड्डी की कठोरता अलग होगा, उंगलियों की हड्डी की कठोरता अलग होगा। तो ये सबकी कठोरता अलग होती है। इसी के साथ जो है मानो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, बन रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।